हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम आज बात करेंगे द दिल्ली सल्तनत के एरा के बारे में। इसमें तुगलक डायनेसिटी को हमने स्टार्ट किया था लास्ट के लेक्चर्स में। लास्ट अब हम जो है हमारे इम्पोर्टेंट जो किंग्स थे उनको डिस्कस कर रहे थे। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने बात किया था कि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो फेल हो चुके थे। अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भी उन्होंने कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ही किया हो, कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स वो लेकर के आए हों। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब अभी तक हमने जो देखा, इनके जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो बिल्कुल ही जो है बेतुके से जो है यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनका कोई भी सक्सेस रेट नहीं था। दे वर विद द जीरो सक्सेस रेट के साथ इन्होंने अपने जो है एक्सपेरिमेंट्स को किया। तो ये एक जो है अनसक्सेसफुल पार्ट रहा इनके राइन के अंदर। जो कैपिटल इन्होंने शिफ्ट की, उसके बाद जो लैंड रेवेन्यूज ये लेकर के आ रहे थे, जो आइडिया इन्होंने टोकन करेंसी का लिया, ये सब एकदम से फेल हो गए थे। क्योंकि इसके कारण जो था वो मैंने हम जो है आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था कि इनके जो है फेल होने का एक कारण रहा है। एक तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जब इन्होंने किया तो मास का जो मूवमेंट था वो ज्यादा जो है नहीं हो सकता था, लेकिन दे फोर्स द पीपल, दे फोर्स द पॉपुलेशन टू कम अलोंग विद देम टू द न्यू कैपिटल देवगिरी, एंड दैट गॉट फेल्ड। उसके बाद इन्होंने लैंड रेवेन्यू का लिया, लैंड रेवेन्यू भी फेल हो गया। उसके बाद जो है आइडिया ऑफ टोकन करेंसी आया, एंड इन्होंने एक आर्मी जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी, ह्यूज आर्मी। उसको भी इनको जो है बंद करना पड़ा, उसका जो है वो भी यहाँ पर डिसबैंड हो गई, वो आर्मी को भी इन्होंने भंग कर दिया। उसके बाद एक लास्ट एक्सपेरिमेंट रहता था। एक इन्होंने यहाँ पर जो कराचल एक्सपेडिशन किया, कराचल की ओर इन्होंने एक्सपेडिशन किया एक। वहां पर इन्होंने एक जो है उसके ऊपर इन्होंने कब्जा करना चाहा था। कराचल का जो एरिया था, जो कुमाऊं हिल्स के पास है कराचल का एरिया, वहां पर ये जाकर के अपना एक्सपेडिशन करते हैं। लेकिन वहां पर भी इनको बहुत सारे जो है यहाँ पर सेटबैक्स मिल जाते हैं। ये वहां पर भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। वहां पर भी कोई इनका ऐसा नहीं था कि कोई इनको यहाँ पर कोई विक्ट्री मिल रही थी, कोई सफलता मिल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही गॉट फेल्ड ओवर देयर। तो ये जो है हमने जो है लास्ट का लेक्चर में एक छोटा सा सेगमेंट रहता था, विच आई हैव टोल्ड यू पीपल, कि इन्होंने कराचल की ओर भी एक एक्सपेडिशन किया। 4 एक्सपेरिमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। आप एक बार जाकर के प्रीवियस क्लास को देखिए, वहां पर मैंने आपको ये सभी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। बिसाइड्स दिस मैंने आपको जो है बताया था कि अभी हमारे जो एग्जाम का सिनेरियो है, you have already seen the provisional आंसर की ऑफ यूपीएससी, जो यूपीएससी ने पोस्ट की है। एंड यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि जो इन्होंने रिसोर्सेज फॉलो किए थे वो एकदम से जो हमारे एक सीरियस एस्पिरेंट जो चीजें फॉलो करता है उन्होंने वही की थी। उन्होंने स्टैंडर्ड बुक, टेक्स्ट बुक जो थी उनको फॉलो किया। गवर्नमेंट वेबसाइट्स को उन्होंने फॉलो करके क्वेश्चंस को बनाया था। और जो ये सब चीजें हमें ना, जो पीआईबी होता है, इन सब से ये चीजें हमें पता लग जाती हैं। और जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं हमारे, जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, मैंने आपको पहले भी बताया है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आप इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। बेसिकली इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। इन दोनों न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इनको ही वो बेस मानते हैं अपना, पीआईबी को वो अपना बेस मानते हैं। और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो गवर्नमेंट की जो साइट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट अपना चीजें बताती है लोगों को, हमने ये किया वो किया, वो सब चीजें जो हैं वो पीआईबी के अंदर ही वो चीजें इंक्लूड होती हैं। तो वहां से क्वेश्चंस आए थे। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो थी हमारी, वहां से क्वेश्चंस बनते थे। वहां से उन्होंने क्वेश्चंस को बनाया है। जस्ट लाइक के भी स्टैंडर्ड बुक्स में अगर हम देखें, देन आई विल से कि जो रेफरेंसेस थी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको रेफरेंस रीड करना पड़ेगा। अभी भी मैंने आपको यही कहा है, यूपीएससी के चेयरमैन का भी यही कहना था कि आपको रेफरेंसेस रीड करनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैंने आपको जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ यू हैव टू रीड देम फ्रॉम योर रेफरेंस। आप अपने रेफरेंस में से उसे पढ़ें। आप उसके लिए आर एस शर्मा भी फॉलो कर सकते हो।
आप उसके लिए पूनम दलाल की बुक जो आती है, पूनम दलाल दहिया की एंशियंट एंड मिडाइवल की बुक जो आती है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शनल का जो है हिस्ट्री ऑप्शनल है किसी एस्पिरेंट का, देन आई विल रिकमेंड कि आप उपिंदर सिंह फॉलो करें। वो बुक बहुत अच्छे से इलेबोरेटली चीजें दी हुई हैं। बुर्जा होम को हम कई बार जो है, एक एंशियंट का टॉपिक है द बुर्जा होम, मैंने उसमें देखा दैट वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। Not only that, but each and every topic which we read in our other references, वहां पर उपिंदर सिंह में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसने बताया है। बहुत अच्छी बुक है, आपको वो चीज पढ़नी चाहिए। ऑप्शनल के स्टूडेंट को वो बुक पढ़नी चाहिए। आप अभी जो है अपने कोचिंग मटेरियल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आप किसी टीचर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आप यूट्यूब के सहारे नहीं कर सकते ये सब चीजें, विच यू ऑलवेज सीन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो एक बना करके रखा है कि मैराथन्स लगा लीजिए, ये पढ़ लीजिए, इतना कर लीजिए, उतना कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गो इन टू द डिटेल, यू हैव टू फॉलो द डिटेल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अभी एग्जाम की डेप्थ को समझिए, वो डेप्थ में जाकर के पूछ रहा है। ये पहले से ही डेप्थ में जाकर के पूछ रहा था क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पहले भी डेप्थ से ही आते थे, आज भी उसने डेप्थ से ही पूछा है। जस्ट क्वेश्चंस का थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ था, क्वेश्चंस का जस्ट फॉर्मेट चेंज हुआ था। मैंने डे 1 से, जिस दिन से एग्जाम हुआ है उस दिन से लेकर के अभी तक मैंने यही चीज ऑब्जर्व की है, दैट के भी जो क्वेश्चंस हैं उनका सिर्फ फॉर्मेट ही चेंज हुआ था, उनके क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदला था। क्योंकि अंदाज अपना अपना होता है, ये मूवी भी आ चुकी है, अंदाज अपना अपना। तो यहाँ पर यूपीएससी का भी अंदाज खुद का है, वो आपको जो है कुछ बदल कर चीजें जो है पूछने की कोशिश करेगी। आज ऐसे पूछा है, 2027 में किसी और तरीके से पूछ सकता है। उसके बाद जब 2028 का एग्जाम होगा उसमें कुछ और पैटर्न होगा, 2029 के अंदर एक और पैटर्न होगा। ऐसे तो आप लोग जो है कभी मोटिवेशन अपने अंदर लेकर ही नहीं आ सकते। डीमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको अभी अपनी स्टडी के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग भी लेकर आनी होगी, डीप पढ़ना होगा। अभी रेफरेंसेस को उठा करके खुद के नोट्स बनाएं। आई विल प्रेफर दैट कि आप खुद के नोट्स बनाएं, वो ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि किसी की जो है बनी बनाई जो चीजें होती हैं, आप उनके ऊपर रिलाई करोगे, कितना रहोगे। किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, आत्मनिर्भर बने। ये तो हमारी गवर्नमेंट भी कहती है, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तो इसी वजह से आप अपना जो है एग्जाम क्लियर कर पाएंगे अगर आप आत्मनिर्भर बनेंगे। अपने ऊपर डिपेंड कीजिए, किसी और के ऊपर डिपेंड मत कीजिए। डोंट रिलाई अपॉन एनी अदर सोर्सेज, जस्ट रिलाई अपॉन योर ओन रिसोर्सेज, ओन रेफरेंसेस, ओन नोट्स। आप उनके ऊपर रिलाई कीजिए। ठीक है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, देन गो फॉर द कोचिंग्स। आफ्टर दैट ज्वाइनिंग दैट कोचिंग सेंटर, आपको एक जो है आप मिलेगा, आपको क्लास मिलेगी। क्लास लगाने के बाद जो है आप उनके जो नोट्स होते हैं, आपको जो भी वहां पर दिया जाता है, जो भी मटेरियल वो देते हैं, उनके साथ साथ आप अपनी रेफरेंसेस को भी पढ़ें। आई रिकमेंड कि अपने कोचिंग मटेरियल के साथ आप रेफरेंस को भी फॉलो करें, देन दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। वो आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन होगा। इवन दो इट विल बिकम सो मच एग्जॉस्टेड, वहां पर वो एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी एनी हाउ इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम देन यू हैव टू फॉलो द एग्जॉस्टिक मटेरियल टू। ये एग्जॉक्शन भी आपको झेलना पड़ेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। ये एक प्रेशर है जो आपको झेलना पड़ेगा। जितना प्रेशर झेलोगे उतने अच्छे से आप एक आईएएस ऑफिसर बन पाओगे। क्योंकि सोना जितना तपता है उतना अच्छा निखर के बाहर आता है, तो यहाँ पर तपना जरूरी है। तो एनी हाउ ये सब चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी, मैंने आपको पहले भी बता दिया। आज भी मैंने आपको एक मोटिवेशन देने के लिए बताया है। पेपर लेंदी था, पेपर का जो फॉर्मेट था वो क्वेश्चंस के पूछने का अंदाज बदला था। क्वेश्चंस जो थे वो इन डेप्थ में पूछे थे, वो सिर्फ इन डेप्थ में क्वेश्चंस थे। ऑल दो वहां पर कुछ क्वेश्चंस इस तरह के थे, अगर आप देखें तो जो क्वेश्चंस थे एथिक्स के वो थे थोड़े बहुते, मुझे लगा कि वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला गया। वो आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं कह सकते, सिलेबस के अंदर ही था। लेकिन आपके एनालिटिकल थिंकिंग को उसने जज करना था, तो एथिक्स के क्वेश्चंस भी जो है आपसे पूछे थे, ऑल्दो वो भी इजी थे। अगर किसी ने एथिक्स का सिलेबस ऑलरेडी पहले से कवर किया हुआ था तो वो भी उसे सॉल्व कर सकता था। एथिक्स के क्वेश्चंस इजी थे, आप सॉल्व कर सकते थे।
अप्रोक्सीमेटली जो है मैंने देखा है जो पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो अगर हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस थे, अगर आप 16 सॉल्व कर पा रहे हो देन आई विल से दैट इज मोर देन एनफ। वो मोर देन एनफ थे। अगर आप 20 में से 16 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो देन दैट वर मोर देन एनफ। इससे ज्यादा जो है आपसे वो डिमांड भी नहीं करता, इतने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर भी नहीं सकते। 20 क्वेश्चंस आप कर दो हिस्ट्री के देन आई विल से कि ये एक चमत्कार होगा। किसी के लिए भी, मेरे लिए भी एक चमत्कार होगा कि किसी ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। लेकिन अगर आप 16 टू 17 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो देन दैट इज मोर देन एनफ। वो मोर देन एनफ थे। और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी मैंने देखे, वो भी क्वेश्चंस इजी थे। अगर आपने अपना बेसिक क्लियर किया हुआ था, आपको अपना बेसिक नॉलेज था, वो भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे थे। इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी मॉडरेट थे, अच्छे थे क्वेश्चंस। उसके भी हाफ ऑफ द क्वेश्चंस किए जा सकते थे। देयर वर 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। उसके भी आप आधे क्वेश्चन अगर कर देते वो भी इजी थे, क्योंकि फैक्चुअल बेसिस के ऊपर ही थे वो भी। अगर किसी ने अच्छे से इकोनॉमी को पढ़ा था, आपने डीपली उसको रीड आउट किया हुआ था, अच्छे से समझा था, देन यू कैन क्लियर दैट क्वेश्चंस टू। वो भी आप सॉल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं था। इन ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस का नंबर कम हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसा ही हुआ था इन ओवरऑल एग्जाम के अंदर। तो चलिए अभी हम हमारे जो टॉपिक है उसके ऊपर चलेंगे। ये सब चीजें तो हम किसी लेक्चर के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के मैं आप बना करके आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, जिसमें आपको पूरा एग्जाम का जो था वो आपको बताया जाएगा। ओनली द हिस्ट्री सेगमेंट, आई विल ओनली से कि मैं हिस्ट्री सेगमेंट को ही अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो किस तरीके से क्वेश्चंस को वो पूछ रहा था। एक दिन ऐसी वीडियो मैं आपको बना करके दे दूंगी एंड यू कैन वॉच दैट, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो लेट्स कम बैक टू द सिलेबस, जिसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक को डिस्कस कर रहे थे। एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनको डिस्कस कर रहे थे। इनका हमने देखा कि 5 एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए थे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के थे, आई थिंक कि भी सभी एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किए वो फेल हो गए। जो इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर किया, विच वी हैव टॉक्ड इन लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको 4 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया था। आज हम 5th एक्सपेरिमेंट जो है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही है, वो मैं आपको बताऊंगी जो इन्होंने किया था। The fifth experiment which was conducted by MBT ने जो कंडक्ट किया था, कि इन्होंने जो कराचल था, कराचल के ऊपर इन्होंने एक्सपेडिशन किया था। इन्होंने एक ये चाहते थे उसके ऊपर कब्जा करना, उसके ऊपर जो है अपना जो है ये अथॉरिटी चाहते थे। लेकिन इनको वहां पर बहुत सारे सेटबैक्स का यहाँ सामना करना पड़ा, बहुत असफलताएं इनको मिली। तो ये जो कराचल का एरिया है, ये कुमाऊं हिल्स के पास है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कुमाऊं हिल्स के पास कराचल का जो एरिया था, इसके ऊपर ये एक्सपेडिशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी इनको असफलताएं ही मिली हैं। सफलता तो कहीं मिली ही नहीं है, असफलताएं ही मिली है। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग दैट हिज कराचल expedition several setbacks। तो इनको यहाँ पर बहुत सारे असफलताएं मिली। उसके बाद अगर हम इनके बारे में बात करें देन ये एक बहुत ही लिटरेट पर्सन थे। जैसे अलाउद्दीन खलजी को हमने देखा दैट ही वाज इलिटरेट, वो अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन क्या बात ही रखा था उसने, एकदम वाव वाला था। तो वाव वाला जो था वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलाउद्दीन खलजी का था। लेकिन इन्होंने जो है एमबीटी, इतने पढ़े लिखे थे, इतने इनको जो है सभी चीजों का जो है इनको नॉलेज था। ही वॉज लिटरेट एंड ही रिसीव्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी एजुकेशन। इनको लिटरेचर का नॉलेज था, लिटरेचर की एजुकेशन इन्होंने ली थी। रिलीजियन की, रिलीजियस एजुकेशन इनके पास थी। फिलोसफिकल एजुकेशन इनके पास थी। अरेबिक इनको आती थी, पर्शियन लैंग्वेज इनको आती थी। ये फिलोसफी के अंदर एक्सपर्ट थे।
इनको जो है एस्ट्रोनॉमी अच्छे से आती थी, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स को भी ये बहुत अच्छे से समझते थे, उसमें भी ये एक्सपर्ट थे, एंड एक गुड कैलीग्राफर भी थे, एक बहुत अच्छे कैलीग्राफर भी रहे हैं ये। तो ये सब चीज़ों के साथ-साथ जो है अगर हम देखें तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन एकदम से घटिया था। एकदम से घटिया एडमिनिस्ट्रेशन, इतना वाहियात था कि भी देखकर ही ऐसा लगता है कि छी छी, क्या क्या ही देख लिया यार, इतना गंदा कोई भी नहीं सोच सकता। तो इतने गंदे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने चलाया, इतने गंदे तरीके से चलाया कि इनकी नॉलेज के ऊपर ही मुझे अब शक हो रहा था। मुझे इनकी नॉलेज के ऊपर शक हो रहा है कि क्या इनको सच में थी भी कि नहीं। लेकिन फिर भी एनी हाउ ही वॉज वेरी मच लिटरेट, एज अभी मैंने आपको बताया दैट ये एक पहले ऐसे दिल्ली के सल्तनत थे, दिल्ली के सुल्तान थे, एम्बिटी। ही वॉज लिटरेट, और इनको जो है लिटरेरी एजुकेशन भी थी इनके पास, ये लिटरेट थे, इनके पास एजुकेशन था लिटरेचर का, रिलीजियसली इनको एजुकेशन यहाँ पे मिला हुआ था, रिलीजियस का, धर्म के बारे में भी ये जानते थे। साथ के साथ ये फिलोसफिकल एजुकेशन भी इनको मिली हुई थी, फिलोसफिकल। साथ में जो है इनको नॉलेज था, ही नोन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक प्लस पर्शियन लैंग्वेज। और ये एक्सपर्ट थे किसके अंदर, फिलोसफी के अंदर, फिलोसफी के अंदर ये एक्सपर्ट थे, एस्ट्रोनॉमी में एक्सपर्ट थे, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स में, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स में, प्लस अ गुड कैलीग्राफर भी थे। मेरे पास स्पेस नहीं था, आप इसे कंप्लीट लिखिएगा कैलीग्राफर को, मेरे पास स्पेस नहीं था इसीलिए आई हैव यूज दिस हाइफन। ये एक जो है गुड कैलीग्राफर भी थे। तो ये सब चीजें इनके पास थी, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रन नहीं कर पाए, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन इनका एकदम से घटिया रहा। अलाउद्दीन खिलजी इनके कंपैरेटिवली इलिटरेट था, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन उसका वाव था, वाव, इट वाज वेरी मच गुड एडमिनिस्ट्रेशन डन बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था, इनका बिल्कुल ही नहीं था। तो ये एक इनके बारे में एक और भी चीज़ है कि ये टॉलरेंट थे रिलीजियस मैटर्स के अंदर। ये रिलीजियस मैटर्स के अंदर जो है ये टॉलरेंट थे। ऐसा नहीं है कि ये ज़बरदस्ती ही करते थे कि आप जो है इस्लाम को ही मानिए या आप इस धर्म को ही मानिए, ऐसा नहीं था। आप किसी भी रिलीजियलिस्टिक चीज़ को फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू आर जैन, देन आप जैनिज्म को फॉलो करें, आप बुद्धिज्म को फॉलो करें, आप शैविज्म को करें, वैश्वनिज्म को करें, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो। ही वॉज टॉलरेंट इन रिलीजियस मैटर्स के अंदर वो टॉलरेंट थे। और इन्होंने बहुत अच्छे जो है कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्टअप किए हुए थे, मेंटेन किए हुए थे विद कंट्रीज लाइक इजिप्ट, चाइना एंड ईरान। ईरान, चाइना और इजिप्ट जैसे कंट्रीज के साथ इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो या ना हो, लेकिन डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे वो इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए थे। ऐसा नहीं है कि सभी चीजें इनके खिलाफ थी, नेगेटिव थी, कुछ पॉजिटिव साइड भी था एमबीटी का, ऐसा नहीं है कुछ पॉजिटिव नहीं था। तो एमबीटी, आई एम राइटिंग एमबीटी, आप फुल नेम लिखिएगा, टॉलरेंट इन religious matters and maintained
diplomatic relations with Egypt, China and Iran। इजिप्ट, चाइना एंड ईरान के साथ इन्होंने अच्छे जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन किया था। इनके राइन के दौरान ही एक फेमस ट्रेवलर थे जिनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता इंडिया आए थे, इनके राइन के दौरान ही आए थे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी फॉरेन ट्रैवलर किसके राइन के अंदर आता है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे ह्यून सिंह आए थे, वो किन के राइन के दौरान आए थे और कौन सी सेंचुरी के दौरान आए थे, क्योंकि वो सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा। आपको सेंचुरी के साथ साथ आपको ईयर भी याद रखना होगा कि ये वाला जो ईयर था इसके अंदर जो है वो जो है ह्यून सिंह आए थे, इस ईयर के दौरान जो है फाहियान आए थे। तो ये सब चीजें आपको जो है मेमोराइज करनी होंगी। ये एक फैक्चुअल पार्ट होता है। कई बार जो है वो क्वेश्चंस इस तरीके से ही पूछ लेता है कि ये जो है फॉरेन ट्रेवलर किस राजा के टाइम पर आए थे, इस सेंचुरी में आए थे और कौन से राजा के टाइम पर आए थे। तो ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन वो पूछ लेता है और यहीं पर क्या हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें जो है याद ही नहीं रहता कि ह्यून सेंग कौन से इस सेंचुरी में अगर आए थे तो वो कौन से जो है किंग के टाइम पर आया था, वो किंग कौन सी डायनेसिटी से रिलेटेड है। हम ये सब चीजें ही भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी चीजों को याद रखते रखते छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वो छोटी छोटी चीजें ही यूपीएससी अब पूछने लगा है। वो ऐसे ही क्वेश्चंस को वो पूछता है, ऐसे ही चीजों को वो यहाँ पर अपने क्वेश्चंस के फॉर्मेट के अंदर लेकर के आता है। तो कई बार जो है वो आपसे मैचिंग पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा कि इनमें से एक तरफ आपको दे देगा यहाँ पर अपने फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए हैं और साथ के साथ दे देगा कौन से डेनेसिटी के अंदर आए हैं। तो वो आपको मैच करना होगा। कई बार जो होता है आप मैच नहीं कर पाते, इनमें से कौन सी ऑप्शन, कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, थ्री एंड वन एंड थ्री ओनली और थ्री ओनली। इस तरीके से वो क्वेश्चंस को फॉर्मेट बना देगा और वहां पर ही हम लोग क्या हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना एब्सर्ड पेपर बना दिया, इतना डिफिकल्ट पेपर बना दिया। ऐसा नहीं होता है। वो आपके क्वेश्चंस को जो है वहीं से पूछ रहा है जहां से आप पढ़ रहे हो। वो सब चीजों को आपको जो है निकाल करके अपने नोट्स के अंदर लिखना होता है। वो सब चीजों को आप देखिए। जैसे अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो एमबीटी है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के ऊपर इब्न बतूता आए। इब्न बतूता आए और ये जो है हमारे एक फॉरेनर ट्रैवलर हैं। ये आए थे कौन सी सेंचुरी के दौरान आए थे, इनके बारे में आपको डिटेलिंग से पढ़ना होगा इन फ्रॉम योर रेफरेंसेस। आप अपने रेफरेंस से पढ़िए। मैंने आपको इतना बताया कि एमबीटी के टाइम के ऊपर जो है इब्न बतूता आए थे एंड ये इंडिया आए थे 1334 सीई के दौरान। तो ये अभी आपको याद रखना होगा कि ये 1334 सीई के दौरान आए थे इंडिया में और उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पर जो है वो राइन था। उनका यहाँ पर राज जो है वो यहाँ पर सुल्तान थे, उस समय आए थे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे फॉरेन ट्रेवलर्स हैं हमारे पास जिन्होंने कुछ राइटिंग्स को भी लिखा है, कुछ वो ऑथर्स भी रहे हैं। उन्होंने कुछ फिलोसफिकल जो है आपके जो बेसिक होता है ना कि आपके ये बुक्स लिखी होती हैं, फिलोसफिकल बुक्स लिखी होती हैं या कई बार ऑटोबायोग्राफीज लिखी होती हैं या बायोग्राफीज लिखी होती हैं। ये सब चीजें आपको मेमोराइज करनी होंगी। ये बेसिक सा एक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछेगा। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट आई एम टेलिंग यू दैट ड्यूरिंग the reign of Muhammad bin Tughlaq, Ibn Battuta, the foreign and the famous traveler came to India in 1334 CE. Reign of MBT, famous traveler आए थे इबन बटूटा। इबन बटूटा आए थे। ये किसके ऑथर हैं? सबसे पहली बात यहाँ पर एक आपको मैं बता दूं कि ये एक ऑथर है कौन सी बुक के, ये सफरनामा रहला।
सफरनामा, रहला इसके ये ऑथर हैं एंड ये इंडिया आए थे इन 1334 सीई के टाइम पीरियड के दौरान ये इंडिया आए थे एंड एक्टेड एज अ काजी एट दिल्ली। और ये काजी की जो है एज अ ये काजी की तरह इन्होंने यहाँ पर रहा है 8 years तक इन्होंने यहाँ पर काजी के रूप में जो है कार्य किया है एंड एक्टेड एज काजी, काजी के रूप में इन्होंने यहाँ पर दिल्ली के अंदर कार्य किया है, काम किया है। काजी एट दिल्ली फॉर 8 years, 8 साल तक ये काजी की तरह काम करते रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो ये था हमने जब जो पढ़ा अभी इब्न बतूता के बारे में कि ये एमबीटी के टाइम पर आए थे। अभी नेक्स्ट चलेंगे, इनके बारे में कुछ और भी चीजें अभी बाकी हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक न्यू डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर के लिए सेटअप किया था जिसका नाम है दीवाने आमिर कोही। दीवाने आमिर कोही जो है एक नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने सेटअप किया था। सेटअप न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जिसका नाम है दीवाने आमिर कोही। दीवाने आमिर कोही जो है इस डिपार्टमेंट का नाम था। और क्या किया इन्होंने, एक यहाँ पर स्कीम लॉन्च की बाय विच जो तकवी लोन्स थे, तकवी लोन्स होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए लोन दिया जाता था फार्मर्स को, ताकि वो सीड्स एंड इस तरह की जो चीजें हैं कल्टीवेशन के लिए उनको बाय कर पाए। तो इन्होंने एमबीटी ने क्या किया, एक यहाँ पर स्कीम लॉन्च की, इन्होंने लॉन्च किया एक स्कीम को। वो स्कीम क्या थी, तकवी लोन्स की। ये कौन से लोन्स होते हैं, ये लोन्स होते हैं फॉर कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन के लिए जो लोन्स दिए जाते हैं वो लोन्स होते हैं ये लोन्स फॉर कल्टीवेशन। ये कल्टीवेशन के लिए लोन दिया गया था। ये तकवी लोन्स किसे दिए जाते थे, दे वर गिवन टू द फार्मर्स, ये फार्मर्स को दिए जाते थे। क्यों दिए जा रहे थे ये फार्मर्स को, ताकि ये जो फार्मर्स हैं ये बाय कर पाए, बाय सीड्स एंड टू एक्सटेंड कल्टीवेशन। अपने कल्टीवेशन के लिए जो भी चीजें इनको रिक्वायर हैं कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने ये लोन्स प्रोवाइड किए थे। एक्सटेंड कल्टीवेशन। तो एक इन्होंने यहाँ पर मॉडल फार्म मॉडल ये लेकर के आए हैं स्टेट के अंदर, जो इन्होंने क्रिएट किया था 64 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया इन्होंने लिया उसके अंदर इन्होंने एक फार्म मॉडल को यहाँ पर क्रिएट किया, जिसमें जो है गवर्नमेंट जो होती थी वो 70 लाख जो टंकास थे वो स्पेंड कर रही थी। जो गवर्नमेंट थी, द गवर्नमेंट स्पेंट 70 लाख टंकास। और ये एक्सपेरिमेंट जो था ये फर्दर फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने और क्या किया था, इसके साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, इन्होंने एक जो है मॉडल फार्म लेकर के आते हैं। ये किसके अंडर है, ये अंडर है स्टेट के। जो क्रिएट किया गया था, इसे क्रिएट किया गया था इन एरिया, एक एरिया लिया इन्होंने ऑफ 64 स्क्वायर माइल्स का। 64 स्क्वायर
माइल्स का इन्होंने एक एरिया लिया, उसके अंदर इन्होंने ये एक फार्म मॉडल लॉन्च किया, उसमें इन्होंने क्रिएट किया। और इसके अंदर क्या करते थे, फॉर विच द गवर्नमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया 70 लाख टंकास। 70 लाख टंकास यहाँ पर उन्होंने जो है इन्वेस्ट किए, स्पेंड किए इसके अंदर गवर्नमेंट ने। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे आगे कौन कंटिन्यू करता है, वो आगे कंटिन्यू करते हैं फिरोज शाह तुगलक। एक्सपेरिमेंट continued by फिरोज शाह तुगलक। आई विल राइट फिरोज तुगलक, ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए। फिरोज तुगलक जो हैं वो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ साथ ये सब चीजें तो इन्होंने की ही थी, ये तो अपने एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने किया। इसके बाद इन्होंने कुछ बिल्डिंग्स को भी यहाँ पर बिल्ड किया। इन्होंने बिल्ड किया फोर्ट ऑफ आदिलाबाद, बिल्ट आदिलाबाद का किला इन्होंने बनवाया था। आदिलाबाद का जो किला है वो इन्होंने बनवाया था। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या बनवाया था, और इन्होंने बनवाया था सिटी ऑफ जहांपना। जो सिटी ऑफ जहांपना है उसको भी इन्होंने ही बिल्ड करवाया था। इसके बाद जो है अपने लास्ट डेज के दौरान, यहाँ पर ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, इसके बारे में अगर हम बात करें, जो पूरा साउथ इंडिया था, द संपूर्ण दक्षिण भारत और द होल ऑफ साउथ इंडिया दैट बिकेम इंडिपेंडेंट, वो यहाँ पर स्वतंत्र हो जाता है। एंड 3 मेजर स्टेट्स जो हैं वो इमर्ज करते हैं, वो यहाँ जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है। साउथ इंडिया जो है, इनके लास्ट डेज के दौरान क्या होता है, एमबीटी के लास्ट डेज के दौरान क्या होता है, जो पूरा साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया जो है खुद को इंडिपेंडेंट कर देता है कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम जो है आपको नहीं मानते, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आगे 3 मेजर स्टेट्स जो हैं वो इमर्ज करती हैं। यहाँ से 3 मेजर स्टेट्स इमर्ज करेंगी, मतलब ड्यूरिंग इनके लास्ट डेज जब थे, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, जो पूरा साउथ इंडिया था, होल साउथ इंडिया, वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। और साथ के साथ 3 मेजर जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर इमर्ज करती हैं। और वो कौन कौन सी हैं, एक तो है विजयनगर एम्पायर, वो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, विजयनगर एम्पायर और विजयनगर किंगडम, जहां से क्वेश्चंस अक्सर वो पूछ लेता है। ये एक ऐसा जो है ग्रे एरिया रहता है, यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, नहीं भी आ जाते हैं। तो कुछ ये इस तरह का पार्ट रहता है हमारा विजयनगर एम्पायर का। बेसिकली जो है अभी तक आप अगर पीवाईक्यूज आपने देखे होंगे तो विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस उसने अक्सर पूछे हैं, विजयनगर एम्पायर से, विजयनगर किंगडम से उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अभी जो है ये इम्पोर्टेंट है, अभी तो पूरी हिस्ट्री ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपसे उसने कहा है कि मैं हिस्ट्री नहीं पूछूंगा, मैं ये नहीं पूछने वाला, मैं मेडाइवल नहीं पूछने वाला, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने अगर सिलेबस दिया है, सिलेबस में हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर मेडाइवल हिस्ट्री भी है, और हिस्ट्री की मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर विजयनगर किंगडम भी है, तो वो पूछेगा। वो ऑब्वियस सी बात है, वो सब चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेगा। उसने अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाना है, वो अपने क्वेश्चंस को ज्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। बट यू हैव टू फाइंड द ट्रैप, के यहाँ पर जो है ये ट्रैप बिछाने की कोशिश कर रहा है और इस ट्रैप में मुझे नहीं फंसना है, मुझे इसका सही आंसर का जो है फाइंड आउट करना है। तो वहां से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।
तो विजयनगर किंगडम के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो रूलर थे, जहाँ से ये विजयनगर किंगडम का जो है एस्टैब्लिश हुआ था, वो थे हरिहरा एंड बुक्का। तो यहाँ पर हरिहरा एंड बुक्का आएंगे। अप्रोक्सीमेटली ये जो फॉर्मेशन हुआ था इस किंगडम का, जो है ये इमर्ज हुआ था, ये हुआ था 1336 सीई के दौरान। इसके बाद एक और यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था दो और किंगडम्स का, एंड दैट वाज विजयनगर किंगडम के बाद आए थे, एक आया था यहाँ पर बहमानी किंगडम। बहमानी किंगडम आया था। यहाँ पर रूलर कौन था? ये आया था डेक्कन के अंदर। ये डेक्कन के अंदर कौन आ रहे थे? बहमानी किंगडम आया था। और यहाँ पर रूलर कौन था? हसन गंगू। हसन गंगू यहाँ पर फाउंडर है। अप्रोक्सीमेटली 1347 सीई के दौरान ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद जो थर्ड जो स्टेट थी वो इमर्ज हुई थी, वो थी सल्तनत ऑफ मदुरई। सल्तनत ऑफ मदुरई। सल्तनत ऑफ मदुरई, यहाँ पर क्या होता है कि जो हसन शाह थे, हसन शाह यहाँ पर रिबिलियन कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट होता है मदुरई सल्तनत का। मदुरई सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हो रहा है? जो हसन शाह थे यहाँ पर वो रिवोल्ट कर देते हैं। रिबिलियन होता है ऑफ हसन शाह का, जिसकी वजह से सल्तनत ऑफ मदुरई यहाँ पर स्थापित हो जाता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ सदर्न स्टेट्स जो है हमने देखा, इन सब के साथ साथ और क्या था? और जो है गवर्नर्स थे अवध के, मुल्तान के, सिंध के, इन्होंने भी रिवॉल्ट किया था। जो अथॉरिटी है मोहम्मद बिन तुगलक की, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ इन्होंने जो है विद्रोह किया। और इसके साथ साथ क्या हुआ? इसके साथ साथ गुजरात के ये जो है, इन सब के साथ साथ और क्या होता है? इन सब के साथ साथ जो गुजरात में जो ताबी थे, ताबी ने सुल्तान के विरुद्ध में विद्रोह किया था। जो तागी थे, तागी ने भी रिवोल्ट किया सुल्तान के खिलाफ। और ये जो था, हमने अभी अभी तक साउथ इंडिया के अंदर देखा, सदर्न स्टेट्स के अंदर भी जो है उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर गवर्नर्स आएंगे। गवर्नर्स थे जो ऑफ अवध या औध या मुल्तान, मुल्तान के गवर्नर, सिंध का गवर्नर, अवध का जो है गवर्नर, और साथ के साथ जो है ये सभी गवर्नर्स के साथ जो सदर्न स्टेट्स थे, इन सब ने भी यहाँ पर जो है रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द सुल्तान। रिवोल्टेड अगेंस्ट एम्बिटी और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। इसके साथ साथ और क्या होता है? गुजरात के अंदर जो है तागी थे। गुजरात के अंदर तागी थे। तागी ने भी जो है वो रिवोल्ट किया। किसके अगेंस्ट? ये भी सुल्तान के अगेंस्ट ही इन्होंने रिवोल्ट किया था। और साथ के साथ इन्होंने अपने स्पेंड किया नियरली 3 years इन चेजिंग हिम। तो इन्होंने जिसे पकड़ने में सुल्तान को लगभग 3 साल लग गए थे। तो सुल्तान के खिलाफ तो ये रिवोल्ट कर रहे थे, लेकिन तागी को पकड़ने के लिए सुल्तान को 3 साल लग गए थे। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट यहाँ ये नहीं है, लेकिन तागी ने रिवोल्ट किया, और तागी को पकड़ने के लिए, इसे पकड़ने के लिए सुल्तान को जो है, इसे चेज करने के लिए सुल्तान को 3 years का जो है 3 years का टाइम लगा था यहाँ पर। तो टू चेज तागी, सुल्तान स्पेंट नियरली अबाउट 3 years। तो इसके बाद जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक थे,
कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से इनका हेल्थ जो है वो एकदम से खराब हो गया और हेल्थ इश्यूज की वजह से ही इनकी डेथ हो जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली इन 1351 सीई के दौरान क्या होता है, जो एमबीटी है, एमबीटी की जो हेल्थ थी वो खराब हो जाती है, वो वर्स हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। तो इसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। दैट वी हैव नाउ डिस्कस्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट का जो पार्ट होगा उसमें हम हमारे नेक्स्ट जो रूलर हैं, द इम्पोर्टेंट वन, दैट इज FST। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो डिस्कशन का पॉइंट था वो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक का भी जो राइन है उसे हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब यहाँ पर देखेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है हमारे एमबीटी इम्पोर्टेंट से मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग है दैट इज फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद कुछ छोटे छोटे से जो किंग्स हैं जिनका बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी बात करेंगे, अभी बात करनी होगी क्योंकि यूपीएससी की डिमांड है, आप डेप्थ में जाएं। तो यूपीएससी की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हम बाकी के किंग्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम फिरोज शाह के बारे में बात करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको आपके प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपको कुछ डिस्कस करना है, या आपको मेंस के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना है, या आपको आपके ऑप्शनल के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना है, या आप जो है डीमोटिवेट अभी फील कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ बात करनी है, या आपको लेक्चर्स के रिगार्डिंग बात करनी है, आपको अपने स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बात करनी है, किसी भी चीज के लिए आपको अगर बात करनी है, तो आप डायरेक्टली मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर अपना डाउट, अपने क्वेश्चंस को रेज करें। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आप जो है अपने डाउट्स को क्लियर करें, आप अपने जो है प्रेपरेशन को अच्छे से चलाएं, ताकि आप अपने टारगेट की ओर जल्दी से बढ़ें एंड बिकम एन IAS ऑफिसर वेरी सून। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।